प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी, पीजीटी की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। हमने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सीरीज चलाया था। कुछ कारणवश उन प्रश्नों को मैं नहीं ला पाई, कुछ घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण। उसका वो सीरीज में फ्रेंड्स मैं फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो हम 200 प्रश्न हमने कंप्लीट किए थे, 210 प्रश्न, 211 से उस सीरीज को मैं आज फिर से प्रारंभ करना चाह रही हूँ। मैंने कहा है कि उन सीरीज में ही हम 2019 और 20 के जो हमारे अभी रिसेंटली एग्जाम हुए थे, उनके ही पीवाईक्यू को समाहित करूँगी, साथ ही साथ कुछ अन्यत्र प्रश्न भी लेकर आती चली जाऊँगी। तो एक हमारा प्रश्न बना था जो कि 2019 में, कि किस आचार्य ने शक्ति लोक व्यवहारादि से प्राप्त निपुणता तथा काव्यज्ञों की शिक्षा प्राप्त कर किया गया अभ्यास को काव्य का हेतु माना है ना? हमने देखा है कि काव्य हेतु के संस्कृत आचार्यों ने 3 कारण बताए हैं कि 3 कारणों से है ना, काव्य के हेतु के 3 कारण बताए हैं कि प्रतिभा है, काव्य की मतलब काव्य सृजन करने का कारण एक प्रतिभा हो सकती है, दूसरा विपत्ति हो सकती है, तीसरा अभ्यास हो सकता है ना? ऐसा इन्होंने बताया है। तो एक बात कहना चाहूंगी फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो काव्य हेतु यानी प्रतिभा को लेकर बात कही गई है। इसको किसने माना है? मम्मट ने माना है। इनका एक संस्कृत श्लोक है जो कि यहाँ पर हमारे किसी पुस्तक में, यहाँ पर ना तो हमारे दृष्टि की पुस्तक में है, ना ही हमारे पांडे जी की पुस्तक में है। ये मम्मट की पुस्तक से ही लिया गया कथन है, ठीक है। तो कहना चाहूंगी, जैसे मान लीजिए जगन्नाथ का कथन है, जगन्नाथ का प्रतिभा के संबंध में कोई कथन है, और हो सकता है कि उसका हिंदी अर्थ दे दिया जाए जिस तरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। कि उन्होंने लिखा है कि सा प्रतिभा काव्य घटना अनुकूल शब्दोपस्थिति। जगन्नाथ कहते हैं कि काव्य रचना के अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति या सृजन क्षमता ही प्रतिभा है ना। मतलब कहते हैं कि काव्य रचना वह है कि जब शब्दों को उनकी अनुकूल उपस्थित कर दिया जाए, शब्द को उस परिस्थिति में ही ढाल दिया जाए, तो वही प्रतिभा हो गई, वही काव्य सृजन हो गया, है ना। काव्य सृजन से मतलब ही है, सृजन का मतलब है कुछ नया करना, है ना। काव्य का मतलब कविता करना, लेकिन कविता कैसी होनी चाहिए? कुछ नए तरीके से हो, कुछ नए ढंग से हो। तो इस प्रश्न के माध्यम से ये समझाने का प्रयास मैंने किया है कि हो सकता है कि इसका संस्कृत अर्थ ना पूछकर इसका हिंदी अर्थ पूछा जाए, जैसा यहाँ पर देखो देखने को मिल रहा है। तो आप बड़े ध्यान से देखना, इसके तीनों जो परिभाषाएं, तीनों की परिभाषाएं, किसकी? प्रतिभा की भी, व्युत्पत्ति की भी, और अभ्यास की भी, कुछ विद्वानों के अनुसार जरूर आप देख लेना। हो सकता है काव्य हेतु का कुछ इस तरह से, या काव्य प्रयोजन का, है ना। काव्य प्रयोजन को इस बार आप जरूर देखना, यदि काव्य हेतु पूछा गया है तो काव्य प्रयोजन से प्रश्न बनने के चांस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य है। बताना है कि क्या है अंधेरे में कविता का। उस बार भी प्रश्न बना था, रामविलास शर्मा के अनुसार बताना था हमें कि उन्होंने क्या नहीं कहा है अंधेरे में कविता के संदर्भ में। तो ये प्रश्न लाने का यही मोटिव है कि आपको जो कविताएं लगी हुई हैं, चाहे वो उर्वशी हो, कामायनी हो, आंसू हो, जो कुछ महाकाव्य हैं, यानी जो प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, तो उन्हें आप जरूर देखना है, क्योंकि उनके कथन, उनके अनुसार कुछ आलोचनाएं जो विद्वानों ने लिखी है, जो आचार्यों ने लिखी है, या जो हमारे प्रगतिवादी या मार्क्सवादी विचारक हुए हैं, तो उनको जो उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाओं को आप याद रखें। हो सकता है अंधेरे में कविता की आलोचना किसी विद्वान ने की होगी, तो जब वो आप आलोचना विधा पढ़ेंगे तो वहां से काफी सारी चीजें, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो वहां पर क्या है, आप एक तुक्का लगा सकते हैं, है ना। वहां पर आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। तो अंधेरे में कविता का मूल प्रतिपाद्य है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वे अंधेरे में खो गई, स्वार्थी एवं अवसरवादी रोशनी में आ गए, स्वतंत्रता से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर सभी मित्रों को देना है, इसका आंसर सभी मित्रों को देना है। यदि आपने अंधेरे में कविता का जरा भी विषय वस्तु पढ़ा होगा तो सभी मित्रों को इसका आंसर आ रहा है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह का प्रश्न बनने का चांस रहता है, ज्यादा कठिन नहीं आता फ्रेंड्स, प्रश्न कठिन नहीं आता। मैं अक्सर ही कहती आ रही हूँ, मैंने 2 3 4 बार यही बात कही है कि आपको आपके पुस्तक में 100 कवि लेखक हैं, है ना। कोई एक टॉपिक उठाइए, जैसे आपने आदिकाल को लिया, अब आदिकाल में है टोटल कितने, 25 या 30 मान लो इम्पोर्टेंट है, उन 30 को पढ़ना है। आपने 30 को लिखा, लेकिन आपको रटना किसको है? केवल आपको 15 या 20 की रचनाएं रटनी है।
15 या 20 हैं आदिकालीन कवि, जिसको आपको रट लेना है, उनकी रचनाएं रट लेना है, उनका प्रकाशन वर्ष रट लेना है। साथ ही साथ उनकी रचनाओं के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ विषय वस्तु, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य भी रटने हैं। इतना ही पढ़ना है, लेकिन इतना ना पढ़ के हम कहीं अन्य तरफ भागते रहते हैं और ज्यादा खोजने के चक्कर में जो कुछ बनता है वो भी हम खो देते हैं। तो उसको नहीं खोना है, केवल वहीं तक अपनी दृष्टि रखनी है। आप चाहे PYQ उठा करके देख लें, ये प्रमाण है इसका, ठीक है। नेट के एग्जाम का प्रमाण है, ज्यादा आपको पढ़ना, इतना नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करना है। लेकिन आप ना इतना भागने लगते हैं कि जितना पुस्तक में दिया है सारा कुछ देखने लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो हमारा जिसका करेक्ट आंसर है योग शास्त्र जो है विद्यापति की नहीं है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं को प्रामाणिक अपने साहित्य में स्थान दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शामिल नहीं है? जयचंद्र प्रकाश, जयमंग, जयचंद्रिका, परमाल रासो या संदेश रासक? तो संदेश रासक शामिल नहीं है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न बनने के चांस ज्यादा हैं और आते भी हैं कि किस कवि ने केशव की कटु आलोचना करते हुए यह लिखा है कि केशव दास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वह संस्कृत साहित्य में से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। यह कथन किसका है? केशव दास के लिए। सभी मित्र इसका जवाब देंगे, 215 नंबर का सभी मित्र जवाब देंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है ये कथन, या वर्मा जी ने, या वाजपेयी जी ने, या इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ है। उपयुक्त कथन किसका है? नामवर सिंह का, साहिब जी का, मुक्तिबोध का, या रामविलास शर्मा का? तो नामवर सिंह का कथन है। अब मैंने नागार्जुन जी को इसलिए लिया है, मैं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मैं जिनका जिक्र करती जाऊं उनकी रचनाएं आपको देखनी है, चाहे वो उपन्यास विधा की हो, चाहे वो कविता विधा की हो, या किसी अन्य विधा की हो। इनके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों के कथन देख लेना, क्योंकि नागार्जुन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है नामवर सिंह राइट है। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी में वर्णित घटनाओं का चयन मुख्य रूप से किस ग्रंथ से लिया गया है? अब देखिए कामायनी आ गया। अब मैंने कामायनी को लिया है केवल इसलिए नहीं कि केवल प्रश्न ही दिखाने के लिए। कामायनी में रचित जो हमारे तीनों सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, श्रद्धा, इड़ा और लज्जा सर्ग, उनको थोड़ा सा आप देख लेना, जरूर आप देख लेना। साथ ही साथ कामायनी के 15 सर्गों के नाम आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि कामायनी के संबंध में विद्वानों के मत, जो विद्वानों ने मत व्यक्त किए हैं, कामायनी की चाहे आलोचना की है, चाहे कामायनी की प्रशंसा की हो, वो चीजें आपको याद रखना है। कामायनी के प्रमुख पात्र, पात्रों का पात्र परिचय क्या है, पात्रों से रिलेटेड कुछ विषय वस्तु भी दिए गए हैं कि इन पात्र का क्या काम था कामायनी के अंतर्गत, है ना। कामायनी से आपको कामायनी के शब्द से ही आप समझते हैं कि यह महाकाव्य किस प्रकार का ग्रंथ है, मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, राइट आंसर बता दूं, ए नंबर करेक्ट है, शतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण से, यहाँ शपथ लिखा गया है, काम मिस्टेक हुआ है, टाइप मिस्टेक हुआ है, शतपथ है आप लिख लेना। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण आप लिख लेना, बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपनाम से अभिहित करने का प्रस्ताव किस पत्रिका में किया गया? समाचार सुधा वर्षण, प्रजाहितैषी, सार सुधा निधि, या भारत मित्र? अब देखिए ये प्रश्न जो मैं लेकर आई हूँ, अब इस प्रश्न के माध्यम से ये बताने का मैंने प्रयास किया है कि आपको इनके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। प्रजाहितैषी, सार सुधा निधि, भारत मित्र, समाचार सुधा वर्षण, इनके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। साथ ही साथ इन पत्रिकाओं के संपादक कौन थे, पत्रिकाएं कैसी थी, मासिक हैं, साप्ताहिक हैं, या दैनिक हैं, कैसी पत्रिकाएं हैं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 3-4 चीजें हैं जो कि आप याद रखें। तो मैंने अब इस आज के प्रश्नों से आप देखना कि किस किस टॉपिक को हमने उठाया है कि आपको इस टॉपिक पर विशेष ध्यान रखना है ना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका सी नंबर सही है, सार सुधा निधि, सी नंबर हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदांत स्वरूप इनमें नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। आचार्य शुक्ल का कथन किस कवि के लिए है? सभी मित्र इसका जवाब देंगे।
सभी मित्र इसका जवाब देंगे। अब आपको पता है घनानंद देव सेनापति बिहारी को आपको पक्का पढ़ना ही पढ़ना है, इनकी रचनाएं पढ़नी है। आचार्य शुक्ल के इनके कथन पढ़ने हैं। आचार्य शुक्ल ने जो इनके संबंध में कथन व्यक्त किए हैं, चाहे वो प्रशंसा किया हो, आचार्य शुक्ल जी ने चाहे प्रशंसा किया है किए हों, या फिर सॉरी माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ है। दरअसल गुड़िया सामने खड़ी हुई है और बात नहीं कर रही, बड़े आराम से खड़ी है ना। तो चाहे उन्होंने इन प्रशंसा में अपने मत व्यक्त किए हों, या उन्होंने चाहे आलोचना में अपने मत व्यक्त किए हों, घनानंद के लिए, देव के लिए, सेनापति जी के लिए या बिहारी जी के लिए, है ना। तो आप बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 220 नंबर है। तो अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रताप शाही की नहीं है। व्यंग्यार्थ कौमुदी, काव्य विलास, जय चंद्र प्रकाश या अलंकार चिंतामणि या फिर रस रत्नाकर। तो सभी मित्रों को इसका भी जवाब देना है। 220 का सभी मित्रों को जवाब देना है कि कौन सी रचना है जो प्रताप शाही की नहीं है ना। अगला सीरीज आएगा जो कि 221 नंबर से स्टार्ट होगा। दोनों ही प्रश्नों को समाहित करूंगी मैं, है ना। 2020 के प्रश्नों को ले लूंगी। 2020 में जो प्रश्न आए हैं अलग अलग विधाओं से, कुछ उपन्यास के, कहानी के, नाटक के, निबंध के, ऐसा करके कुछ प्रश्न एक्सेप्टेड होंगे, है ना। कि मतलब ऐसा लगेगा मुझे, हो सकता है ऐसे प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और इस चैनल को फ्रेंड्स आगे अब बहुत आगे तक लेके जाएं, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है और आपके प्यार की वजह से ही मैं घर के सारे काम काज को संभालने के बावजूद भी आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हूँ। समय अभाव होने के बावजूद भी मैं वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होती रहती हूँ। तो बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।